नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी में आने वाले कुछ एग्ज़ाम्स जो कि जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी या यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी बीईओ, यूपी आरओ, इस तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और जितना वीडियो में बताया जाएगा उतने तक ही एग्ज़ाम्स में जो है पूछा जाता है। और कुछ जो आर्टिकल्स अगर छोड़े भी जाएंगे तो ये नहीं समझना है कि ये जो है छोड़े गए हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और यहाँ से निश्चित रूप से ही आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है ज़रूर आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से पार्ट में आते हैं। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से आर्टिकल जो है, ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 12 to 35 जो है किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 12 to 35 जो है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है, इसमें डेफिनेशन है बेसिकली। इसमें डेफिनेशन किस चीज़ की है? डेफिनेशन है स्टेट की डेफिनेशन है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो देखिए, सीधा क्वेश्चन था कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसमें जो है ये ऑप्शंस दे रखे थे: गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़। ये 3 जो है ऑप्शंस दिए हुए थे। तो ऐसी जगह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होगा: गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेट का पार्ट होंगी। अब देखिए, आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 कहता है, इसमें आप यही दे सकते कि लॉ इन कंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ऐसे कौन कौन से लॉज हैं, उनके बारे में, उनकी डेफिनेशंस के बारे में जो है बता रखा है, जो कि फंडामेंटल राइट से जो है इनकंसिस्टेंट होंगे, टकराएंगे। तो ऐसे लॉ जो हैं आर्टिकल 13 में। तो सीधा पूछा जा सकता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट एंड डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 13 है ये शब्द जो है याद रखना है, इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट। तो ये जो है आप ध्यान से देखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में आर्टिकल 14 से जो है आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी आएगा। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये जो हैं 5 आर्टिकल जो हैं 5 आर्टिकल्स, ये राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। इससे भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती है इन आर्टिकल से। तो देखिए, आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। पूछा जा सकता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 14 में है। तो कोई भी स्टेट जो है नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली 2 चीज़ें इसमें आती हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया किसी भी पर्सन के लिए, और इक्वालिटी, उसकी इक्वालिटी रहेगी लॉ के बिफोर लॉ। तो ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ आएगा। आर्टिकल 15 जो है, देखिए ये हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसमें अंदर की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो हो जाएगी। और पूछा जितना जाएगा मैं उतना ही बता रहा हूँ कि आपसे ये पूछा जाएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 15 में ये पूछा जाएगा कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से, इन सब डिस्क्रिमिनेशन से जो प्रोहिबिशन करता है वो आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल कौन सा है? 15 है। 15वें आर्टिकल के से हमारा क्या बचाव होता है कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रेस, रिलीजन, कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई जो है भेदभाव ना हो। ये आर्टिकल 15 बताता है। अब आर्टिकल 16 क्या बताएगा? आर्टिकल 16 बताता है कि
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखिए ये अपॉर्चुनिटी की बात आ गई है। इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो जो हम जिन एग्ज़ाम्स की जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो अधिकार हमें कहाँ से मिला है? ये अधिकार हमें मिला है आर्टिकल नंबर 16 से। ये आर्टिकल नंबर 16 से मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। कुछ कुछ विशेष कंडीशंस में उनको जो है वो कर्टेल कर दिए जा सकते हैं, कुछ कुछ आर्टिकल्स जो कर्टेल कर दिए जा सकते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एब्सोल्यूट होते हैं, एब्सोल्यूट मतलब कि उनका कोई तोड़ नहीं है, तो ये बात गलत होगी, उनका तोड़ होता है। और कुछ आर्टिकल जो हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें कि कुछ आर्टिकल जो हैं फंडामेंटल राइट्स के वो कर्टेल कर दिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर वॉर की सिचुएशन है या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, तो इन सिचुएशंस में हम आगे इन चीज़ों को भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझिए कि एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। आर्टिकल 16 मैंने बता दें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं या सरकारी एजुकेशन है उसमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये आर्टिकल 16 हमें बताता है। आर्टिकल 17 क्या बताएगा? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो देखिए जो छुआछूत है वो नहीं रहनी चाहिए, ये आर्टिकल 17 हमें बताता है। और इसमें क्या है, एक चीज़ और ऐड है कि ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो है ही है, इसके साथ में इसकी जो अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उसका भी प्रोहिबिशन है। उसको अगर कोई इंसान, कोई नागरिक जो है इंडिया का या बाहर से आके इस तरीके की प्रैक्टिस करता है तो आर्टिकल 17 ये जो है पावर देता है लॉ एंड ऑर्डर को कि उसको जो है जो भी कंसर्न धाराएं रहेंगी या सेक्शंस रहेंगे वो लगा के उसको जेल में बंद किया जाए या उसको कोर्ट में पेश किया जाए। तो आर्टिकल 17 जो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। तो हमने देखा है कि आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ है। 15 जो है प्रोविजन होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रीजन, रेस, कास्ट। 16 जो है अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो देखिए 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो हैं बेसिकली कि कुछ जैसे महाराज धीराज, इस तरीके के जो हैं महाराजों के महाराज, इस तरीके के जो हैं जो टाइटल्स हैं, ये जब से ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया और हमारा देश आज़ाद हुआ है तो इस तरीके के टाइटल्स जो हैं हम यूज़ नहीं कर सकते। कुछ टाइटल्स हम यूज़ कर सकते हैं जो कि मिलिट्री एकेडमिक, जैसे एकेडमिक है तो अगर किसी ने पीएचडी की है तो वो डॉक्टर यूज़ कर सकता है। और मिलिट्री में जो है जैसे मेजर यूज़ कर सकता है, लेफ्टिनेंट यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके के टाइटल जो हैं वो तो यूज़ कर सकता है, लेकिन जो दूसरे टाइटल्स मैंने बताए हैं कि जैसे कि अगर कहे कोई कि मैं यूज़ करूँगा महाराज धीराज, इस तरीके के टाइटल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये आर्टिकल 14 से 18 तक हो गए आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी वाले आर्टिकल्स हो गए। राइट टू इक्वालिटी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट टू इक्वालिटी वाले आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से कहाँ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 तक, और राइट टू इक्वालिटी वाले कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 14 से 18 तक। तो अब दोस्तों हम आएंगे आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक क्या कहते हैं? आर्टिकल 9 से 22 तक जो हैं वो हमारे राइट टू फ्रीडम में आएगा। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, तो ये हमारे राइट टू फ्रीडम में आएगा। और देखिए आर्टिकल 19 देख लेते हैं क्या कह रहा है। आर्टिकल 19 कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, और इसमें जो है 6 राइट्स जो है हमारे आर्टिकल 19 में 6 राइट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 19 काफ़ी महत्वपूर्ण है, 6 राइट्स आ जाते हैं इसमें एक साथ। तो देखिए स्पीच देने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ, ये एक्सेट्रा जो लिखा है ये मैं इसलिए आगे की चीज़ें बता रहा हूँ कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई एक, और दूसरी चीज़ क्या आएगी? फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम इकट्ठे हो सकते हैं। इकट्ठे होने का मतलब है कि जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उनमें इकट्ठे हो सकते हैं। ये नहीं कि कर्फ्यू लगा हुआ है और जो प्रशासन है उसने मना किया है वहाँ पे हम इकट्ठे नहीं हो सकते। एसोसिएशन कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये पहली चीज़ क्या होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरी चीज़ क्या होगी, असेंबली, इकट्ठे हो सकते हैं। थर्ड, एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी हम संस्था बना सकते हैं गवर्नमेंट की परमिशन से। इसके बाद में मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट का मतलब अगर मैं यहाँ मान लीजिए दिल्ली का निवासी हूँ तो मैं ऑल इंडिया कहीं भी घूम सकता हूँ। रेसिडेंस हमारा जो है हो सकता है कहीं भी, हम कहीं भी हम अपना घर ले सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, लेकिन आर्टिकल 35A, सेक्शन 35A और आर्टिकल 370 हटने से जो है क्या हो गया है, हम वहाँ भी अब क्या कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। और सिक्स्थ जो है प्रोफेशन, हम कोई भी अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल जो है हमारा 19 है, ये हमें बताता है। आर्टिकल 19 हमें ये सब चीज़ें, ये अधिकार देता है। आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। तो देखिए आर्टिकल 20 हमें रहा है, ये बेसिकली हमारी फ्रीडम्स हैं। और इसमें आर्टिकल 20 क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी ऑफेंस में जो है कन्विक्ट हैं, किसी ऑफेंस में, ऑफेंस मतलब हमने कोई चीज़ कर दी है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये नहीं कि हमें जो है हमें गोली मार दी जाएगी, वहाँ भी हमारा एक प्रोटेक्शन है। अगर हमने कोई छोटा मोटा क्राइम किया है तो उस चीज़ में हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। किस चीज़ का, कि हमें ये नहीं कि मार दिया जाए, इस तरीके की चीज़ें कर दी जाए, मर्डर कर दिया जाए। तो ये आर्टिकल 20 हमारा रहेगा। एक बार आर्टिकल 20 को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 20 बेसिकली क्या कह रहा है, आर्टिकल 20 कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान जो है किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं होगा अगर वो कोई भी लॉ जो है वायलेट नहीं करता है, तो वो उसको कोई कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। और उसी तरीके से कन्विक्शन होगा उसका जिस तरीके से उस एक्ट के टाइम पे कोई भी लॉ जो है कमीशन होगा। और उसमें दूसरी चीज़ क्या है, इससे भी क्वेश्चन आया था, 20 आर्टिकल से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर UPSSC में। और इसमें पूछा क्या गया था कि कोई भी पेनल्टी जो है ग्रेटर नहीं दी जाएगी। जब मान लीजिए कोई एक्ट हुआ है, किसी इंसान ने कुछ किया है, तो उससे उस टाइम पे जो भी एक्ट कमीशनड है उससे बड़ी पेनल्टी उसको नहीं दी जाएगी, मतलब उसको रेट्रोस्पेक्टिव जो है पेनल्टी नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो देखिए अगर कहते हैं ना कि मैंने एक बार मर्डर किया है, तो एक मर्डर की सज़ा, चाहे आप एक मर्डर करो चाहे 10 मर्डर करो, आपको सेम ऑफेंस के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, एक ही बार उस सज़ा मिलेगी आपको। और इसके बाद में देखिए तीसरी चीज़ क्या है कि कोई भी पर्सन जो है उसको, कोई भी एक्यूज़ है उसको जो है कंपेल नहीं किया जा सकता विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। उससे ये नहीं कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दो, तो इसके लिए कानून जो है उसको ज़बरदस्ती कंपेल नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 20 में आता है। अब आर्टिकल 21 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 में क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आर्टिकल 21 में आता है। और आर्टिकल 21 में और भी चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 21 में जैसे कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन भी आता है आर्टिकल 21 में। और लेकिन ये क्या है, आर्टिकल 21A इसको नाम दिया गया राइट टू एजुकेशन। ये बाद में ऐड हुआ था, 2002 में ऐड हुआ था। तो ये राइट टू एजुकेशन जो है 2002 में ऐड हुआ था अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसलिए इसको राइट टू एजुकेशन वाले आर्टिकल को 21A कहा गया है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 जो है पहले से एग्जिस्ट करता है, इसलिए ए जोड़ के इसको नया आर्टिकल बना दिया है। पार्ट ये आर्टिकल 21 का ही माना जाएगा। तो देखिए हमारा आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये रहेगा। और इसके बाद में इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो देखिए अगर लॉ से कोई उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है या उसकी लाइफ जो है, अगर वो लॉ नहीं तोड़ रहा है तो उसको क्या है, उसको डिप्राइव नहीं रखा जाएगा उसकी पर्सनल लिबर्टी और लाइफ से। मान लीजिए अगर कोई ऐसा उसने अपराध कर दिया तो वो फिर एक अलग एक्सेप्शन बन जाएगा, नहीं तो उसकी लाइफ और लिबर्टी को जो है उसका प्रोटेक्शन रहेगा आर्टिकल 21 के थ्रू। आर्टिकल
21A जो है बता दिया, राइट टू एजुकेशन। सीधा सीधा पूछ लेंगे राइट टू एजुकेशन जो है कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21A। इसके बाद में जो है आर्टिकल 22 जो कि राइट टू फ्रीडम का आखिरी आर्टिकल है, तो इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो देखिए कुछ केसेस हैं उनमें जो है अरेस्ट या डिटेंशन नहीं होगा। इन केसेस से जो प्रोटेक्शन जो है, इन केसेस में जो है प्रोटेक्शन कौन से आर्टिकल से मिलता है, आर्टिकल 22 से। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है, नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। तो देखिए इसको क्या है, कस्टडी में नहीं ले सकते बिना बताए कि कहते हैं ना कि अगर किसी को अरेस्ट करने जा रही है पुलिस, तो वो उसको बताएगी उसका अपराध क्या है और किस ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। और उसके बाद में नो पर्सन शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो वो अपने किसी भी वकील को जो है लीगल प्रैक्टिशनर जो कंसल्ट कर सकता है, ये उसके राइट्स हैं, ये जो हैं उसके राइट्स हैं और इससे इसको कोई डिप्राइव नहीं कर सकता। इसके बाद में एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो देखिए इसमें क्या है कि किसी पर्सन को जो है अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके कोर्ट में उसको पेश करना होता है। इसमें जो है मान लीजिए जो टाइम पीरियड है, अगर ट्रैवल करा रहे हैं उसको कहीं दूर से पकड़ के ला रहे हैं तो वो एक्सक्लूड हो जाता है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा 24 आवर्स से। ये देखिए ये लिखा हुआ भी है कि जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। तो बिना मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी से उसको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो हैं कानून हमारे देश में हैं और ये जो है किसके अंडर आएगा, तो ये अंडर आर्टिकल 22। तो इस तरीके का क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक किस में आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए जो है आर्टिकल 23 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो देखिए अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसके खिलाफ जो कार्यवाही होगी आर्टिकल 23, ये लॉ एंड ऑर्डर को जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को जो क्या देता है, पावर देता है कि वो इसके अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है तो उसके खिलाफ जो है कार्यवाही करेंगे। ये आर्टिकल 23 की पावर है। और फोर्स्ड लेबर, मान लीजिए कोई जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि किसी बच्चे को, बच्ची को या किसी ह्यूमन को ही उसको क्या किया गया है, बंदी बना के कहीं पे बेचा जा रहा है या कुछ और काम कराए जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। और फोर्स लेबर कराने, तो मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है उससे फोर्स लेबर कराने या इवन बड़े से भी फोर्स लेबर कराने, तो ये आर्टिकल 23 में जाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 24, ये भी आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के में आता है। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। तो देखिए बच्चों को जो है आप फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते, ये आर्टिकल 24 के अंडर आएगा। तो सीधा सीधा ही पूछ लिया जाएगा। आप लोग सोचेंगे क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से सीधा आ जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 24 है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। या बीच आर्टिकल प्रोवाइड द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, तो आर्टिकल 24 उसका आंसर होगा। इसके बाद जो है 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 और आर्टिकल 28, सॉरी 4 जो ये आर्टिकल्स हैं ये किसके अंडर आएंगे, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन से रिलेटेड है। देखिए आर्टिकल 25 क्या कह रहा है, आर्टिकल 25 है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो ये सारे जो हैं जो ये फ्रीडम्स हैं ये आर्टिकल 25 देता है कि आप किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और ये आपके जो कंसाइंस की फ्रीडम है कि आप किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। तो आर्टिकल 25 ये कहता है, सीधा सीधा पूछ लेंगे
कि आर्टिकल जो है कौन सा आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ कंसाइज फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन कराता है, तो 25। अब दोस्तों इसमें जो है मैं आपसे, हम आर्टिकल्स रिलेटेड टू रिलीजन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर है, और हमारा देश कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके हिंट के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा देश जो है पंथ निरपेक्ष की तरफ ज़्यादा जाता है, हमारा देश जो है पंथ निरपेक्ष की तरफ ज़्यादा जाता है, और हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो अगर हम कुछ भी रिलीजियस जो अफेयर्स हैं, जो धार्मिक मामले हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं, ये हमारी फ्रीडम है आर्टिकल 26 से। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो हम क्या है टैक्सेस दे सकते हैं और ले भी सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, तो ये आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली देखिए क्या है कि इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारी फ्रीडम है, हम अगर किसी रिलीजियस वर्कशॉप में वर्कशिप हो रही है किसी सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो हम वहाँ पे अटेंड कर भी सकते हैं किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को या रिलीजियस वर्कशिप को। अदरवाइज़ हमारा मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए मेरे स्कूल में अगर कोई इस तरीके का फंक्शन हो रहा है, किसी भगवान का फंक्शन हो रहा है, तो मैं चाहूँ तो उसमें पार्टिसिपेट ही मेरी क्या है फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आएगा। और नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो देखिए कोई भी इसमें दूसरी, लेकिन इसमें क्या कर दिया है इन्होंने, कंडीशन भी है कि जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल होली मतलब पूर्ण रूप से स्टेट फंड से रिलेटेड हैं, उसमें जो है आप इस तरीके की चीज़ें कर भी नहीं सकते हैं। तो देखिए ये जो है इस तरीके की चीज़ें जो हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में बताई गई हैं, और ये आर्टिकल 28 में आता है। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है सीधा पूछ लिया जाएगा कौन कौन से आर्टिकल जो हैं माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की जो अगर हम बात करें तो आर्टिकल 29 इनको प्रोटेक्ट करता है। और अगर आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 क्या करता है, राइट टू माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो देखिए जो माइनॉरिटीज़ हैं, मान लीजिए मुस्लिम हैं, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में आते हैं, तो वो अपना क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो है जैसे कि मदरसा वगैरह जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा, ये देखिए आर्टिकल 30 में आएगा। अब आर्टिकल 31 को देख लेते हैं। आर्टिकल 31 जो है क्या कह रहा है, आर्टिकल 31 बेसिकली वैसे तो रिपील कर दिया गया है। आर्टिकल 31 पहले राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, लेकिन अब ये एक लीगल राइट बना दिया गया है। ये अब देखिए जो है फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, पहले फंडामेंटल राइट था ये, लेकिन अब जो है फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, अब ये जो है एक लीगल राइट बन गया है। लीगल राइट आप इसको लीगल ही ले सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं कह सकते कि मुझे ये राइट दिया जाए। अभी एक लीगल राइट बना है तो इसको कोई आर्टिकल दिया गया होगा, तो आर्टिकल 300A, और ये जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उससे 1978 में जो हुआ था उस टाइम पे जो है इसको डिलीट कर दिया गया था और ये लीगल राइट जो है बना दिया गया था। इसके बाद आता है आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A क्या करता है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। तो देखिए अगर हम किसी भी देश को
किसी भी मान लीजिए इंडिया को ही एक्विजिशन करना है किसी एस्टेट्स का, जैसे कि अभी हमने जो है बांग्लादेश से कुछ एस्टेट जो हैं वो क्या किए थे, हमने ट्रांसफ़र किए थे। तो इस तरीके के जो लॉज हैं वो आर्टिकल 31A में आएगा। आर्टिकल 31 ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बट हाँ, और ये जो बाकी के 31B 31C इनसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार देख सकते हैं हम लोग कि अगर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स है तो वो 31A में आएगा। 31B आप इसको छोड़ सकते हैं। और 31C ये क्या है बेसिकली कि सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कुछ ऐसे लॉज हैं इसमें जो कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट देते हैं। तो ये 31C में आएगा। इसके बाद 31D जो है रिपील कर दिया गया है। 32 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 32, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे जो है हमारी रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो बेसिकली इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, देखिए रेमेडी का मतलब होता है एक तरीके से दवाई, कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पर्सन को, किसी नागरिक को कोई दिक्कत आती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल की वजह से, या उसका जो फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। तो आर्टिकल 32 इसलिए सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और ये किस तरीके से अप्रोच कर सकता है, ये जो है बेसिकली किस तरीके से अप्रोच कर सकती है, कि इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। इसमें हाई कोर्ट नहीं अप्रोच करेगा। हाई कोर्ट का जो है 224 जो आर्टिकल है उसके थ्रू उसको अप्रोच कर सकता है। तो आर्टिकल 32 क्या कह रहा है कि अप्रोच कर सकते हैं आप अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है तो। और किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो रिट्स के थ्रू कर सकते हैं। रिट्स आप लगा सकते हैं, और वो रिट्स जो हैं 5 हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको नाम पता होने चाहिए इन रिट्स के। तो ये रिट्स क्या क्या हैं, ये रिट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है पहली रिट जो है हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस आपको पता ही होगा, हैबस कॉर्पस का डिटेल में हम एक वीडियो बना देंगे पूरी की पूरी जो रिट्स हैं उन पे। हैबस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, थर्ड जो है प्रोहिबिशन, फोर्थ जो है सर्टीरियो, और जो फिफ्थ है हमारी क्वी वारंटो। तो ये जो है 5 रिट्स हैं हमारी, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टीरियो और क्वी वारंटो। तो दोस्तों ये हमारे आर्टिकल 32 में आ जाएगा। आर्टिकल 32A रिपील कर दिया गया। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फोर्सेस से रिलेटेड है बेसिकली। तो आपका अगर कोई जो एग्ज़ाम्स आर्मी से रिलेटेड होते हैं उसमें पूछा जा सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड है। आर्टिकल 35 प्रोविज़न ऑफ दिस पार्टी। तो ये जो है इतना ही था। और अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो जो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो हैं हम इंडियंस को मिलते हैं, कौन कौन से जो राइट्स हैं वो सभी को मिलते हैं या फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। तो जो एक्सक्लूसिवली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियंस को मिलेंगे, वो कौन कौन से हैं, तो ये है आर्टिकल 15। ये जो है आर्टिकल 15 जो है ये किसको मिलेगा, ये इंडियंस को मिलेगा, और ये किसको, फॉरेनर्स को नहीं मिलेगा। और आर्टिकल 16 जो है ये भी अपॉर्चुनिटी वाला जो है, ये देखिए इससे पहले वाला जो है 15 प्रोहिबिशन फॉर, ये आपको लग सकता है कि ये फॉरेनर्स को क्यों नहीं दिया जाता। तो देखिए फॉरेनर्स का जो है प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, और उनकी जो है कास्ट अलग हो सकती है, रेस अलग है, रिलीजन अलग हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं अलग हैं, तो इसलिए जो है उनको ये नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा इस चीज़ को लेके, बट ये जो है एक लिमिटेशन है इंडिया में इंडियन लोगों को ही दिया जाएगा। तो इसलिए एक ये तरीके से लिमिटेशन है, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। और आर्टिकल 16 जो है ये भी सिर्फ
जो है इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेगा और ये अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। इसके बाद में आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये किसको मिलेगा, ये भी इंडियंस को मिलेगा, फॉरेनर्स को नहीं मिलेगा। इसके बाद में आर्टिकल 29, या आर्टिकल 29 जो है माइनॉरिटीज़ वाला, तो देखिए माइनॉरिटीज़ भी जो है हम अपने देश की माइनॉरिटीज़ को अपने तरीके से जो है वो करेंगे और बाहर की माइनॉरिटी जो है उन पे लागू नहीं हो सकता ये। आर्टिकल 30 जो है राइट टू माइनॉरिटीज स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर, ये जो है अपने ही देश के नागरिकों के लिए लागू होगा, फॉरेनर्स के लिए नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब मान लीजिए कोई फॉरेनर आया, वो यहाँ पे आके जो है क्रिश्चियन है कोई, वो आके यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल बनाना चाह रहा है, तो वो आर्टिकल 30 के तहत जो है नहीं बना सकता है, उसको एडमिनिस्टर इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। तो ये जो है आप समझिए कि फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे। ये कौन कौन से, 15, 16, 19 और 29 और 30 ये नहीं मिलेंगे। किसको नहीं मिलेंगे, ये फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे, सिर्फ फंडामेंटल राइट जो हैं ये सिटीजन्स को ही मिलेंगे। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से जो हैं वो दोनों को मिलेंगे, सिटीज़न को भी और फॉरेनर को भी। कौन कौन से सिटीज़न और फॉरेनर दोनों को मिलेंगे, तो ये सिटीज़न और फॉरेनर दोनों को मिलेंगे, लेकिन ये एनिमीज़ को नहीं मिलेंगे, एनिमीज़ एलियंस को नहीं मिलेंगे। तो एनिमी का मतलब है कि अगर कोई मान लीजिए जैसे एनिमी कंट्री है, एनिमी कंट्री घोषित कर दी गई है, मान लीजिए पाकिस्तान है, तो उनको नहीं दिए जाएंगे, ये सिटीजन्स को दिए जाएंगे और जो है फॉरेनर्स को दिए जाएंगे। तो ये कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोटेक्शन वाली बात थी, ये आर्टिकल 14। आर्टिकल 20 मान लीजिए कोई ऑफेंस हो गया है तो उनका जो है प्रोटेक्शन होगा, मतलब उनको मजिस्ट्रेट के आगे और ये सब चीज़ें 24 घंटे के अंदर वो सब वाली चीज़ें जो हैं वो भी उनके लिए भी सेम लागू होगा। 21 का मतलब है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए इसमें 21 है, 21 और 21 भी है और 21A भी है। तो अगर कोई फॉरेनर जो है वो यहाँ पे है तो उसको भी एलिमेंट्री एजुकेशन, वो यहाँ पे रिसाइड कर रहा है तो उसको भी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है दी जाएगी। तो ये ध्यान रखिए 21 और 21A दोनों हैं फॉरेनर के लिए। और कौन कौन सा है, 14 भी है और 20 भी है, तो ये हैं। इसके बाद में कौन कौन से हैं, और तो इसके बाद में हमारे हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है, अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड जो है वो है। और सॉरी मैं जो 20 में बता रहा था, 20 में क्या आता है, 20 में आता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कि रेट्रोस्पेक्टिव जो है लॉ नहीं लगेगा। मान लो जिस टाइम पे उसने कोई भी क्राइम किया है वही उसी टाइम पे जो लॉ बने हुए हैं वही लगेंगे, ये नहीं कि पहले के कोई भी लॉ लग जाएंगे उस पर। तो ये जो है आर्टिकल 20 में आता है। आर्टिकल 20 का भी उसको राइट दिया गया है। आर्टिकल 22 जिसमें मैं बता रहा था कि मजिस्ट्रेट के आगे वाली वो 24 घंटे वाली चीज़ है और किस लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, वो सब चीज़ें जो बताई जाएंगी वो आर्टिकल 22 से बताई जाएंगी। तो देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 22। और इसके बाद में देखिए आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग वाला जो है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर नहीं कराया जाएगा। इसके बाद में जो है आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 भी जो है दोनों को मिलेगा। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए अंग्रेज है कोई, उसके बच्चे जो हैं उनके बच्चे भी जो हैं फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते, प्रोविज़न है। इसके बाद में 25, 26 ये दोनों। 25 में क्या आएगा कि कोई भी जो आपका रिलीजन है उसको आप फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब उसको मान सकते हैं। और जिस तरीके से मतलब जो इंडियंस के लिए लागू होगा आर्टिकल 25 वही फॉरेनर्स के लिए भी होगा। 26 जो है रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस मामले जो है, मान लीजिए कोई जो क्रिश्चियन है वो यहाँ के ऐसे जो है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने धर्म को जो है वो क्या कर सकते हैं, धर्म के जो मामले हैं उनको जो है मैनेज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25, 26 दोनों आ जाएंगे। आर्टिकल 27 आ जाएगा। आर्टिकल 27 मतलब कि अगर टैक्स वगैरह जो है प्रमोशन के लिए पेमेंट करना है तो वो सब करने का अधिकार है। और 28 भी आ जाएगा। तो 28 क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
तो देखिए सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एक स्पेशल तरीके से चलाए जा रहे हैं, मान लें किसी प्रोपोगंडा के लिए, वहाँ पे आपके अटेंडिंग के लिए आपका जो है फ्रीडम है, आप ना चाहें तो नहीं भी कर सकते। तो शॉर्ट में हम अगर देखें तो शॉर्ट में जो है हमने जो है क्या क्या किया, हमने जो आर्टिकल्स हैं 12 से लेके 35 तक वो देखे, उनके मीनिंग्स देखें, साथ ही फॉरेनर्स के लिए कौन कौन से जो हैं लागू होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, और सिटीजन्स के लिए कौन से लागू होंगे, वो सब देखा। ये जो है इस वीडियो से मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखें और अपने प्रिपरेशन को जो है और मज़बूत करें।